हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास सिंह चौहान रेडी है आपसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दोज बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और जिनको अपने अकाउंट्स को थॉरली किस तरह से चेक करना है, कैसे उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना है। वो सारा इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हम बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्कस करेंगे आज। सो आपका अकाउंटेंट जो है आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसको आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। सो जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां या कमियां होती हैं जिसको आप उसको चेक कर सकते हैं। एक जनरल अकाउंटेंट जो प्रॉपरली जो कर काम करता है या जो बेसिक एमएसएमई या स्मॉल बिजनेसेस में क्या कमी होती है कि वो लोग अपनी परफॉर्मेंस को मंथ ऑन मंथ मेजर नहीं करते हैं, क्या उन्होंने प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या खर्चे हैं उनके, क्या एक्सपेंसेस हैं, जो कि उनको करना चाहिए। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए एक दो पॉइंट्स मैं पॉइंट रेजर करूंगा जिनको आपको ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है रियल पिक्चर आपको शो करे और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाए। क्या होता है कि जनरल प्रैक्टिस ये है कि कंप्लीट पूरे साल काम चलता रहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनती रहती हैं। ऑनर्स बिजनेसमैन को क्या लगता है कि उनका जो भी माल, लेट से कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा, उन्होंने 150 का बेच दिया, 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। इट इज नॉट दैट सिंपल। आपको पूरी साल की वर्किंग को कंसोलिडेट करके या मंथ ऑन मंथ वर्किंग पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है टू हैव अ रियल पिक्चर। अकाउंटेंट भी क्या होता है, एक प्रिजम्पशन में कि रेगुलर जो बिल्स आए उनको पंच इन कर दिया, अकाउंटिंग में चढ़ा दिया, सेल्स के बिल चढ़ा दिए, परचेज के बिल चढ़ा दिए, कुछ खर्चे जिनके बिल्स आ गए वो रिकॉर्ड कर लिए और प्रॉफिट लॉस दे दिया, जो कि बिल्कुल ही रियल पिक्चर है। गलत पिक्चर वी कैन से कि भी गलत पिक्चर शो करता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको रियलिटी का पता चलेगा ही नहीं। और इवन जो हम लोग फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली स्टडी पर्पज से बनाते हैं, उस क्वेश्चन है तो बनानी है, तो उसको भी क्या होता है जो रियल 31 मार्च एंड पे फाइनेंशियल्स कंप्लीट हुए उसकी भी रिपोर्टिंग 6 महीने या 5 महीने बाद हो रही होती है, वो तब वो फाइनेंशियल साइन होते हैं। तब जो रियल पिक्चर सामने आती है, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो फिर वो इररिलेवेंट हो जाती है। तो ये जरूरी है कि आप मंथ ऑन मंथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मॉनिटर करें। क्या आपने प्रॉफिट किया है, क्या लॉस किया है, उसको आप सही से जानकारी रखें और परफॉर्मेंस को मंथ ऑन मंथ अपनी इंप्रूव करते जाएं कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में मेरा ये अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट रहा है या ये मेरा सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू ने अच्छे परफॉर्म नहीं किया है, मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है या मेरा रेवेन्यू कम है, मेरी प्राइसिंग गलत है, तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको सुधार पाए। तो टोटली 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको टच अपॉन करूंगा इस सेगमेंट में, जो कि जनरली अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करते हैं उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। दैट मे बी लैक ऑफ देयर नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना नहीं होता है जिसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट या किसी को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि आपको इस चीज में डिजाइन और इम्प्रूव करने में हेल्प करे। एक पॉइंट था कि रेवेन्यू जब भी हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्स का हमें प्रॉपरली होना चाहिए कि हमारे क्या सेगमेंट ऑफ रेवेन्यूज हैं, क्या क्या स्ट्रीम से हमारा रेवेन्यू आने वाला है या आता है। टेक एन एग्जांपल, आपके पास 2 या 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की सेल्स हो रही है, बिल्स कट रहे हैं, बट आपकी अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्ट आप डिजाइन बनाते हैं उसमें आपको सेगमेंट वाइज आपको पता होना चाहिए किस सेगमेंट से मेरा कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। उसी रेवेन्यू में आता है बहुत सारे अनबिल्ड रेवेन्यू। टेक एन एग्जांपल, एक दो होते हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर का ले लेते हैं एग्जांपल। हेल्थ केयर सेक्टर का जब बिल फाइनलाइज होता है तो नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो रिकॉर्ड करेगा बेस्ड ऑन जब बिल फाइनलाइज हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, बट मंथ एंड पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर फ्यू पेशेंट जिनका एक्सपेंसेस इनकर हो गया, जिनका रेवेन्यू अभी हम लोगों ने बिल फाइनलाइज नहीं किया है बट स्टिल उनका रेवेन्यू अक्रू हो गया, दैट इज कॉल्ड अनबिल्ड रेवेन्यू। उसको भी आपको कंसीडर करना है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है अनबिल्ड रेवेन्यू को। और रेवेन्यू शुड बी इन अ वे कि आपकी दूसरा पॉइंट आता है कि उस जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट जो भी है कोरिलेट कर सके। इस तरह से आपको रिकॉर्ड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि अगर लेट से मेरा डायग्नोस्टिक का इस मंथ में रेवेन्यू हुआ 10 लाख रुपए का डायग्नोस्टिक, हो सकता है मैंने लैब आउटसोर्स की हुई हो, मैंने किसी बाहर से मैं उस प्रोसेस को करवाता हूँ, तो आपका जो भी लेट से 10 लाख का रेवेन्यू है, क्या आपकी कॉस्ट कहीं 10 की जगह 11 तो नहीं चली गई है, कहीं ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे दिया। सो रेवेन्यू और आपकी डायरेक्ट रिलेशन कॉस्ट है वो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप दोनों को कोरिलेट कर पाए। आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो या कॉस्ट ऑफ सर्विस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉस्ट आपको आ रही है और क्या आपको
चार्ज करनी है। करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सेल आपका हो गया। स्टॉक जो आपका इन्वेंट्री है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन की, कोई डिस्कार्डेड प्रोडक्ट तो नहीं है, बट आपके सॉफ्टवेयर में तो वो जितनी कॉस्ट पे बाय किया आपने उसको आप उसको शो कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी लॉस हुआ या पिलफरेज हुई उसका इम्पैक्ट आपका हर महीने पीएनएल में नहीं शो हो रहा है। तो आपको रियल एक्चुअल जो भी कॉस्ट है उसकी स्टॉक की वो आपको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस क्या होता है कि अकाउंटेंट जनरली क्या होता है, जब इसके पास इनवॉइस आता है वो तब रिकॉर्ड करता है। उसकी बात भी सही है, उसको इस चीज के लिए मतलब ट्रेन ही नहीं करा। ही विल नॉट बी एंटरिंग एनी इनवॉइस और समथिंग until it is received or approved by the management. He is also right at its point. So अब जब आप रियल प्रॉफिट एंड लॉस को आप देखने जाएंगे, अगर उन खर्चों को आपने छोड़ दिया तो आपको रियल पिक्चर नहीं आ रही है बेसिकली। सो आपको फॉर एग्जांपल कोई वेंडर का इनवॉइस था, आपको सर्विस प्रोवाइड करी प्रीवियस मंथ में, उसने बिल सबमिट नहीं करा है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट पीएनएल यू शुड बी नोइंग कि ये वाले खर्चे हैं जो मेरे आने वाले हैं और इस मंथ से रिलेटेड हैं। तो आपको प्रोविजन करना बहुत जरूरी है टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस। अलोकेट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि इंश्योरेंस आपने अक्टूबर में इंश्योरेंस पे किया तो वो तो 1 साल के लिए वैलिड है। तो अब उसका मंथ सारा खर्चा तो उस मंथ में रिकॉर्ड नहीं किए कर सकते, तो उसको मंथ ऑन मंथ अलोकेट करना है, जोन से मंथ जिस पूरे साल में उस कॉस्ट को स्प्रेड कर देना है, डेफर कर देना है बेसिकली। तो आपको फाइनेंस कॉस्ट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए सो दैट कि जब आप एबिटा कैलकुलेट करेंगे तो उसको अलग से आप एड बैक कर सकें या कैलकुलेशन में अलग से शो कर सकें। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। आपको टैक्स लायबिलिटीज क्या है आपकी उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, अगर लेट से प्रॉफिट करा है तो क्या टैक्स बनेगा आफ्टर सेटिंग ऑफ द प्रीवियस लॉसेस इफ एनी। तो सारा उस तरह से करेक्ट प्रॉफिट तभी आपको बन पाए, सही से आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ये अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट शुड बी रिपोर्ट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट वाइज मार्जिन, कि भाई ग्रॉस मार्जिन में अगर मैं इस सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू पे, मेरे पास 2-3 सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू जहां से मेरे पास पैसा आता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट अगर मुझे पता होगी तो मैं मंथ ऑन मंथ उसको मॉनिटर कर पाऊंगा कि इस सेगमेंट्स को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि मेरा मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हो या मेरा मार्जिन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर। प्रोडक्ट वाइज भी मेरा कितना मार्जिन चल रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपकी जो भी कॉस्ट है, जो डायरेक्ट है, मतलब जो कोर बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली है, तो उनका फिर ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने में आपको हेल्प मिलती है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रॉफिट लाइन प्रॉफिट फाइनलाइज कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। फिक्स्ड कॉस्ट पता होनी चाहिए आपको अलग से कि भाई whatever whether I do any revenue, मैं कोई बिजनेस करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट मुझे ये वाले खर्चे तो बेयर करने ही है। तो मेरा जब तक ये खर्चे कवर नहीं होंगे तो मैं ब्रेक इवन पे कैसे आऊंगा। और वेरिएबल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू दी, अगर आप बिजनेस करेंगे तो वेरिएबल परचेज कॉस्ट है, जो एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली उस बिजनेस से रिलेटेड है उनकी कॉस्ट आप उसको वेरिएबल में। आपको अगर लेट से किसी मंथ में आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू किया है तो उस सर्टेन अमाउंट के रेवेन्यू के अगेंस्ट में सारी कॉस्ट आपको नीचे प्रॉफिट लॉस में कवर कर लेनी है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ आपने इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिया है या आपको प्रोविजन करके करनी है। मतलब जो उस धंधे को करने के लिए जो आपने खर्चा किया है सारा ही प्रोवाइड होना चाहिए, तभी आप रियल पिक्चर ऑफ रिफ्लेक्टिंग अर्निंग एबिटा, आपने वर्ड बहुत सुना होगा, तो इट इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, EBITDA एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वर्क टुगेदर, कि अगर कोई खर्चे आपको अमोर्टाइज करने थे, एक बार कर दिया और धीरे धीरे अमोर्टाइज कर रहे हैं, सो उस तरह के खर्चों को करके वो कैलकुलेशन आपके पास आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेंचमार्क टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। बिकॉज आल्सो आपको कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है, नॉन कैश प्रॉफिट कितना आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सो इस तरह की डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनवाना चाहिए सो दैट कि आप अपना एक करेक्ट डिसीजन ले सकें। और ये होना चाहिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत जरूरी है। बिकॉज सारा अल्टीमेटली आपको रियल पिक्चर नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक करेक्ट डिसीजन फॉर योर बिजनेस, कि आप किस चीज को फोकस करना है, कि किसको हटाना है, वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हो सकता है आपकी अकाउंटिंग एफिशिएंट हो, आप उनके साथ बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे हमने डिस्कस किया वो आपको रिपोर्ट बना सकते हैं, या आपको जरूरत पड़ती है आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन करके दे देगा। हो सकता है उसकी आपकी अकाउंट्स टीम, फाइनेंस टीम उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकती है, या आप उसको कंसल्टेंट को मंथली बेसिस पे रिटेन कर सकते हैं कि आप मेरे को मंथ ऑन मंथ आपकी प्रेजेंटेशन करिए या मुझे बना के दीजिए, इस तरह से आप करा सकते हैं।